नमस्ते, मैं हूं कृति अग्रवाल, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम धार, मध्य प्रदेश। फिनटेक्स जंक्शन के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी अपडेट्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जीएसटी सीरीज का आज हमारा सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के चार्जिंग सेक्शन के बारे में। लेकिन उस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम जानते हैं जीएसटी की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की डेफिनेशन की। जीएसटी में गुड्स को डिफाइन किया है एज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें एक्शनेबल क्लेम्स, क्रॉप्स, ग्रास या ऐसी कोई भी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है और सप्लाई से पहले उसे कट करने की जरूरत होगी, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब बात करेंगे सर्विसेज के डेफिनेशन को लेकर। सर्विसेज को डिफाइन किया गया है एज एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि मनी एंड सिक्योरिटीज ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज हैं। और तीन अलग और एक्टिविटीज को भी सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, जैसे जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्ट, कमीशन और ब्रोकरेज की एक्टिविटीज इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज को लेकर। इंट्रा स्टेट सप्लाईज को सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 8 ने डिफाइन किया है, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो वो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। अब बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज। इंटर स्टेट सप्लाईज को आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 ने डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन कहता है कि किसी सप्लाई ऑफ गुड्स में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट्स, दो अलग यूनियन टेरिटरीज या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। वैसे ही इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई ही कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड सबसेक्शन कहता है सेम एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी इंटर स्टेट सप्लाई तभी कहा जाएगा जब वो दो अलग अलग स्टेट्स, दो अलग डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में उनके लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। फोर्थ सबसेक्शन कहता है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को डिफाइन किया गया है जहां पर सप्लायर इंडिया के बाहर का है, रिसिपिएंट इंडिया का है और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी इंडिया में ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई मर्सिडीज कार है, उस मर्सिडीज कार में कोई खराबी आती है और उसको रिपेयर करने के लिए कोई बंदा इंडिया के बाहर से आता है। अगर वो रिपेयरिंग सर्विसेज इंडिया में आकर खुद करेगा, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सबसेक्शन 5 कहता है जहां पर सप्लायर इंडिया में लोकेटेड है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर है। सेकेंड पॉइंट है किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं, यानी कि सेस से परचेज या सेल्स दोनों ही इंटर स्टेट सप्लाई कैलकुलेट की जाती है। और ऐसी कोई भी सप्लाई जो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है और इस सेक्शन में किसी भी सबसेक्शन में कवर नहीं हुई है तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन की तरफ। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाने के पावर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के द्वारा आते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है कि सारे इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी आपको लगाना है।
सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। किस वैल्यू पे लगाना है ये सेक्शन 15 डिराइव करके देगा। किस रेट पर जीएसटी लगाना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पर नोटिफाई करेगी, लेकिन हमेशा सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20% होगा, यानी कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी मैक्सिमम 20 + 20 40% तक ही सरकार आपसे ले सकती है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 कहता है कि कौन से गुड्स जीएसटी के स्कोप से बाहर हैं। वही 5 जो हम वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट दैट इज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन पर जीएसटी काउंसिल को जब ठीक लगेगा उस दिन से इस पर जीएसटी लगना शुरू होगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 कहता है अबाउट आरसीएम, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन पर रिसिपिएंट को टैक्स देना होगा। इन जनरल हमेशा सप्लायर हमसे टैक्स कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट को देता है, बट सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में जो भी सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स डिफाइंड है उन पर रिसिपिएंट आरसीएम पे करेगा। इन सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आती हैं उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की, जो कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड सप्लायर से स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है तो उसे आरसीएम पे करना पड़ेगा। एज ऑफ करंट सिचुएशन ये सबसेक्शन सिर्फ प्रमोटर्स पर ही एप्लीकेबल है। प्रमोटर्स यानी कि जो रेरा एक्ट में डिफाइंड है, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसमें प्रमोटर्स को अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो कोई भी बिल्डर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई भी इंसान जो नए घर या अपार्टमेंट्स या नई बिल्डिंग बना रहा है। तो सबसे पहली स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और वो कहता है कि कोई भी प्रमोटर को अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज का एटलीस्ट 80% रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना होगा, और अगर वो 80% से कम खरीदता है तो जो भी डिफरेंस है उस अमाउंट का उसे आरसीएम पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बिल्डर हूं, मुझे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, 100 करोड़ मेरी कॉस्ट है, तो 80% यानी कि 80 करोड़ रुपए मुझे 80 करोड़ का जो भी मैं इनपुट या इनपुट सर्विसेज खरीदूंगी वो मुझे रजिस्टर्ड पर्सन से ही परचेज करना होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने सिर्फ 70 करोड़ का रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है तो बचे हुए 10% पर मुझे आरसीएम पे करना होगा। सेकंड है सीमेंट। सीमेंट की 1 रुपए की वैल्यू भी अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं तो उस पर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा, यानी कि प्रमोटर को। एंड थर्ड इज द कैपिटल गुड्स, यानी कि कोई भी प्रमोटर कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है तो उसे आरसीएम पे करना पड़ेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 4 दोनों ही आरसीएम की बात करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यह है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में रजिस्टर्ड सप्लायर हो या अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में दी गई हर सर्विसेज का जीएसटी आरसीएम में ही पे किया जाएगा। सबसेक्शन 4 तभी एप्लीकेबल होता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो। सबसेक्शन 4 सिर्फ इसीलिए लाया गया था क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एम्बिट में लाना था। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 5 की तरफ, जो कहता है कुछ ऐसी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जो ईसीओ के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उस इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर जीएसटी ईसीओ पे करेगा। ईसीओ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर
जो जीएसटी में डिफाइन किया गया है, कोई भी पर्सन हो जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है। इस सब सेक्शन में 3 सर्विसेज स्पेसिफाइड हैं। पहली सर्विस है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओला और उबर। जितने भी ड्राइवर्स या उनकी कंपनीज ओला या उबर पर रजिस्टर्ड हैं, उन सभी का टैक्स ओला या उबर पे करती है फॉर द टर्नओवर जो उनका ओला या उबर से हुआ है, फिर चाहे वो ड्राइवर या उसकी कंपनी रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। सेकेंड सर्विस स्पेसिफाइड है, वो है सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशंस, फिर चाहे वो होटल में हो, गेस्ट हाउस में हो, क्लब्स हो, कैंप साइट्स हो या अदर कमर्शियल स्पेसेस जो रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ओयो ओयो में जितने भी होटल्स रजिस्टर्ड हैं, अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, तो उसका पेमेंट और ओयो से होने वाले टर्नओवर पर जीएसटी का पेमेंट ओयो करेगा, ना कि वो होटल ओनर। अगली सर्विसेज जो स्पेसिफाइड है वो है सर्विस बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग। उसमें प्लम्बिंग, कारपेंटिंग और कई सारी सर्विसेज आती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अर्बन क्लैब पर कोई प्लम्बर ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन ये प्लम्बर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अर्बन क्लैब से उसको जितना भी टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर पर जीएसटी अर्बन क्लैब भरेगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो सर्विस थी उसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन था, उसमें आपका ओला ड्राइवर जो है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उसका जीएसटी हमेशा ईसीओ यानी कि ओला या उबर ही पे करेगा। लेकिन जो सेकंड और थर्ड सर्विसेज है, दैट इज होटल की सर्विसेज और हाउसकीपिंग की सर्विसेज पर ईसीओ यानी कि ओयो या अर्बन क्लैब तभी जीएसटी पे करेगा जब होटल ओनर या प्लम्बर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो। आई होप सेक्शन 9 इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज पर। इंटर स्टेट सप्लाईज पर जीएसटी लगाने के लिए सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है। सेक्शन 5 एज इट इज सेम है ऑफ सेक्शन 9 जो अभी हमने डिस्कस किया है, एक्सेप्ट उसमें सिर्फ एक प्रोविजो है जो सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है, जो कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और उसका वैल्यूएशन और उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कस्टम एक्ट से डिफाइन किया जाएगा। एल्स एवरीथिंग इज सेम, दैट इज जहां पर 20% का मैक्सिमम रेट था, अब वो यहाँ पर 40% का हो जाएगा, बिकॉज सी और एस मिला के 40% होता है, यहाँ पर टोटल आईजीएसटी 40% हो जाएगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। वही सबसेक्शन 1 कहता है कि इंटरस्टेट सप्लाईज पर लेवी होगा। सबसेक्शन 2 कहता है गुड्स जो जीएसटी के स्कोप से बाहर है। सबसेक्शन 3 कहता है किन स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज पर आरसीएम लगेगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करने पर आरसीएम पे करना होगा। और सबसेक्शन 5 जो ईसीओ के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर लगता है। That is it for all the charging section of GST. I hope I made it clear. आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स और अपनी व्यूज आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।